हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी कोर्स के बारे में। अगर आप लॉ 5 ईयर करना चाहते हो, 12th पास आउट हो और गोरखपुर विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय का पूरा फीस स्ट्रक्चर, सीट और पूरा जो यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें हिस्ट्री पूछेगी, जियोग्राफी पूछेगी, लीगल पूछेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैंने चीजें आज लेकर आई हैं, ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो कि मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट का निचोड़, यानी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे पेपर पैटर्न के बारे में। सेकेंड, हम एलिजिबिलिटी बताएंगे सर कि अगर आप वाकई में डीडीयू से बीए एलएलबी करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। कंप्लीट सिलेबस बताएंगे, फीस, सीट और प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर भी आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो बीए एलएलबी के लिए डीडीयू का आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए रहने वाला है। अगर प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, हमें पहली बार देख रहे हो, टारगेट ग्रुप को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लेटफॉर्म को, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की हर अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी आपकी इस प्लेटफॉर्म माध्यम से दे दी जाएगी। साथ ही में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप से, वहां से जुड़ जाना, क्योंकि आने वाली पूरी अपडेट, इन्फॉर्मेशन की सटीक जानकारी, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सिलेबस में कोई बदलाव हुआ, पैटर्न हुआ, आपको ग्रुप के माध्यम से हमेशा अपडेट किया जाएगा। आपका पूरा जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाने वाली है। चलिए, जो चीजें बतानी थी, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सर यहाँ पे आप देखेंगे कि डीडीयू का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। एक क्वेश्चन आपका होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन जो सही है उसे हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, यानी आपको कोई ये क्वेश्चन सही करोगे तो आपको +2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं सबसे अच्छी बात है गोरखपुर विश्वविद्यालय की कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी यहाँ पे आपका माइनस मार्क नहीं लिया जाता, ना ही काटा जाता है। मतलब क्या समझे कि पैटर्न एकदम क्लियर समझ लिया। पेपर जो होता है सर वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया सर कि 200 नंबर का पेपर मेरा हो गया। एक क्वेश्चन सही करूंगा 2 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे और टाइम जो होगा वो 120 मिनट का टाइम मुझे मिलेगा। ठीक, चलो, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी आपको नहीं टाइम लेना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप टोटल 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस मुझे नहीं आ रहा है तो मैं तुक्का भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये आपको देखना है। कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे वो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। ठीक, तो पैटर्न, सिलेबस, आपने क्या किया, पैटर्न देख लिया। अब बात आती है हमारे सिलेबस की। तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीन पे सिलेबस है ये आपका ऑफिशियली सिलेबस है, यानी ये चीजें क्या है कि विश्वविद्यालय आपको बताया हुआ है कि पैटर्न आपने क्लियर किया, उस पैटर्न पे किस सिलेबस से, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीजें यहाँ से देख लो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आपको 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आपके हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके इंग्लिश के होंगे। यानी कि ऐसा नहीं, ऑप्शनल नहीं है भाई कि कोई हिंदी मीडियम का है तो केवल हिंदी का क्वेश्चन कर ले, इंग्लिश का क्वेश्चन छोड़ दे। नहीं, आपको क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज मतलब इक्वल होनी चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन आपको किससे आएंगे, लैंग्वेज से आने वाले हैं। वहीं दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जिससे कि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में एक चीज ध्यान देना सर, जनरल अवेयरनेस में आपको जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो ये समझ लेना कि जो जनरल अवेयरनेस है ये कहने को 2 शब्द है, लेकिन इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा आपका वातावरण, पूरा इन्वायरमेंट आपका इसमें इंक्लूड रहता है। तो जनरल अवेयरनेस ये खास आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कि आपका रिजल्ट में काफी हेल्प करेगा आपको रैंक लाने में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी,
जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और साथ ही में आपके करंट अफेयर्स आएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के अब मान चलना कि 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आपके पूछे जाएंगे। एक चीज आप यहाँ पे देखना, करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन आता है ये 4 से 5 क्वेश्चन ही हर साल देखने को मिलता है। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं आपके 25 क्वेश्चन वो आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के ही होते हैं। मतलब एक अच्छा खासा वेटेज होता है, वो जनरल अवेयरनेस लेके बैठा हुआ है। ठीक, तीसरा जो सेक्शन है वो है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिससे 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी मीन्स क्या हो गया, मेंटल एबिलिटी मतलब आपको क्या करना है, आपको जनरल मैथ पढ़नी है। इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज दैट कि आपने अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि भाई इसके इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन समराइज में कर देता हूँ। मेंटल एबिलिटी जो भी क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, क्लास 10 तक जो भी आपने मैथ पढ़ा है वो आपकी जनरल मैथ में आ जाती है। रीजनिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा, जो बच्चे 12th पास आउट है उनके लिए रीजनिंग नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी रीजनिंग नहीं पढ़ाई गई है। ठीक है, लेकिन परेशान मत हो, ज्योति में आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगी, एकदम मजा आ जाएगा आपको रीजनिंग पढ़ के। ठीक, चलो लीगल एप्टीट्यूड ये भी आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा, इससे 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो होंगे अच्छा खासा वेटेज होगा। लीगल में आपको देखो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत हार्ड लीगल नहीं आएगी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्स करके आपको लीगल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये लीगल देखो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज, यानी लीगल के पास आपको कॉमन जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसमें स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरा मैम ऑलरेडी आपको पिछले साल पढ़ाई थी, इस साल फिर पढ़ाएंगे। जो बच्चा बैच में पढ़ रहा होगा उसको लीगल एप्टीट्यूड का अलग से सेक्शन बनाया गया है, जिसमें केवल पैराग्राफ आपके स्टेटमेंट से 10-15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए। अगर वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए उसके बाहर से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी, सफिशिएंट आपका होगा लीगल एप्टीट्यूड के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आपका टाइम क्यों ही ले, आगे बात करना है ये सब्जेक्ट के बारे में। तो ये रहा आपका लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में देखो आपका क्या क्या पूछेगा, आपको स्ट्रक्चर एंड आपको क्या पूछेगा, हेरिटेजी एंड कोर्ट एंड लीगल ऑफिसेस आप इन इंडिया आपको पूछे जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रोल्स एंड आपको इम्पोर्टेलिटी पूछी जाएगी, अपॉइंटमेंट पूछे जाएंगे, ट्रेनिंग आपको, रिटायरमेंट एंड आपको यहाँ पे रिमूवल ऑफ जज, जो मतलब जज को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे जज को अपॉइंट किया जाता है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। कोर्ट एंड जस्टिस रिव्यू पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लीगल प्रोफेशन इन इंडिया पूछा जाएगा, मतलब लीगल प्रोफेशन कैसे वर्क करता है, लीगल प्रोफेशन के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उनके पास पावर है, वो पूछी जाएगी। फिर वहीं पे लीगल मैगजीम्स आप आ जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीगल मैगजीम से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो ये पूरा सेक्शन जो रहा ये आपका लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। ठीक, इसमें थोड़े बहुत केसेस आप समझ जाओगे तो पूरा लीगल जो आपका पोर्शन है, जो यहाँ से 20 नंबर बनने वाले हैं, ये पूरा लेकर चले जाओगे आप। ठीक है, तो परेशान इसके लिए आपको नहीं होना है। साथ ही में अगर हम रीजनिंग की बात करें, देखो एक्चुअली है क्या ना, मैं चाहता था बहुत फास्ट आपको अदर वीडियो देखोगे, बहुत फास्ट मैं आपको सिलेबस पूरा आपको कवर कराता हूँ, फास्ट में वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा आपको बहुत स्लोली आपकी लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक से आपको बात किया जाए। देखते हैं कि आप लोग का रिव्यू कैसा रहता है, आपका जो ये आप जिस लहजे से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये आपको पसंद आता है या नहीं आता है। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल, लैंग्वेज पे कंट्रोल करके, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करके बहुत ही बेसिक से आराम आराम चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और आपको चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वे जो आपका ये टीचिंग का वे है, जो एक्सप्लेनेशन का वे है, अगर पसंद आता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये जो पिछली वीडियो जो हमारी अदर वीडियो जो आती है जिसमें हमारी स्पीड होती है, अगर वो आपको अच्छा लगता हो एक बार अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये पहली वीडियो है, पहली बार आप यहाँ प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हो, विश्वविद्यालय का सफर शुरू कर रहे हो। आगे तमाम जो आपकी ज़रूरतें होंगी हमारी इस प्लेटफॉर्म की, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो हमें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है ना, क्या आपको समझ में आता है, कैसे आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक, चलो तो अभी देखो आपका रीजनिंग का बात करें। रीजनिंग आपको जानते हो भाई कि रीजनिंग जो होती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर एक बार आप यहाँ रीजनिंग पढ़ लेते हो तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, रीजनिंग का जो पैटर्न है वो कहीं नहीं बदलता है, हमेशा सेम रहता है। अगर मान लो कि आप यहाँ पे सीरीज पढ़ लिया तो सीरीज के क्वेश्चन हमेशा वही रहेंगे, बस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी रीजनिंग बेटर होती चली जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ रीजनिंग जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो बाकी सब्जेक्ट भूल जाओगे, बस इसी में दिन रात पढ़े रहोगे, बड़ा मजा आ रहा है, क्वेश्चन मैं सब कर ले रहा हूँ, मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि और भी सब्जेक्ट आपके पास है, पूरा टाइम आपको रीजनिंग में नहीं घुसे रहना है। ठीक,
इसमें एनोलॉजी, रीजनिंग, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, सिनोलॉजिज्म से यहाँ पे ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस एंड यहाँ पे मैचिंग और डायरेक्शन टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ से पूछेगा नेक्स्ट आपका नंबर क्या होगा। आपको पैटर्न को समझते हुए नेक्स्ट नंबर निकालना है, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें आपको सीटिंग अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे बोल देगा भाई कि एक क्लास में 24 बच्चे हैं, एक क्लास में मान लीजिए 24 बच्चे हैं और शुभम जो है वो पीछे से तीसरे नंबर बैठे हुए हैं। बताइए शुभम कौन से नंबर पे है, मतलब आगे से कौन से नंबर पे वो एडजस्ट करते हैं, कौन से नंबर पे वो बैठे हुए हैं। तो ये अब क्या हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए। उसी प्रकार से ब्लड रिलेशन, आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए ब्लड रिलेशन के। जैसे आपके मम्मी की मौसी के पापा आपको क्या लगेंगे, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होगा ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं और बच्चा कर ले जाता है, बहुत हार्ड नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार डायरेक्शन टेस्ट, मान लीजिए हमने बोल दिया कि शुभम है, शुभम अपने घर से लेफ्ट 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर राइट अपने मुड़ राइट टर्न लेते हैं, फिर वो लेफ्ट लेते हैं, बताइए अपने घर से कितने दूर में है, कौन सी दिशा में है। ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फिगर से होंगे, मतलब यहाँ पे आपको फिगर ए रहेगा, फिगर आपको बी रहेगा, सी रहेगा, बताइए फिगर डी कौन सा होगा, वो आपको बताना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन माने जाते हैं और बेसिकली बहुत क्वेश्चन इजी होता है। इसीलिए बच्चा बोलता है क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन वाला, कोई एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखने को मिल गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, बोलोगे सर मैं तो ये क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको इस पे 2 मिनट टाइम नहीं देना है, 2 मिनट भी नहीं देना है, आप इस पे 10 मिनट दोगे, क्योंकि पता भाई क्वेश्चन मैं कर ले जाऊंगा, लास्ट में तुम आंसर भी सही निकाल लोगे, लेकिन ये पता नहीं 10 मिनट तुमने इस क्वेश्चन पे दिया है और बाकी क्वेश्चन तो तुमने छोड़ दिया। पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे ना, तो इसलिए रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप रीजनिंग को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैंने बताया ज्योति में पढ़ाएंगे आपको, तो काफी आपको मजा आने वाला है। सेम आप यहाँ पे जनरल मैथ के साथ है, आपको यहाँ पे साहिल सर और ज्योति मैम दोनों मिलकर आपको जनरल मैथ पढ़ा रही हैं, बैच में बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो मेंटल एप्टीट्यूड में देखो, इसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, मैंने बोला था ना जो तुमने हाई स्कूल तक पढ़ा है वही मैथ पूछी जाएगी। देखो यहाँ पे डेसिमल आपका आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स आ गया, एवरेज आ गया, प्रॉब्लम्स एंड नंबर आ गया, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम ऑन एज आ गया, यहाँ पे शॉर्ट्स एंड यहाँ पे इंडेक्स आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, पार्टनरशिप एंड चेन रूल आ गया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिक मैथ से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैथ मीन्स यानी कि जो आप लोगों ने क्या किया है, जो आप लोगों ने अभी तक क्लास 10 तक आपने पढ़ा है वही मैथ आपसे क्या पूछी जाएगी, आपको मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर पूछी जाएगी। इसको भी आपको पढ़ के रखना है, इसको भी आपको समझ के चलना है। ठीक, अब ऐसा नहीं जो अपने बोर्ड एग्जाम में अपने हाई स्कूल में पढ़ा था उस रूल से लगाओगे तो लगाते रह जाओगे, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होने चाहिए, जो कि बैच के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको यहाँ पे मैथ जो है वो पढ़ाई जाती है। ठीक, साथ में बात करें इसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस। मैंने बोला था आप लोगों से कि ये जनरल अवेयरनेस को कहने को 2 शब्द में है, इसमें पूरा आप यहाँ देखोगे तो पूरा आपका यहाँ पे लगभग पूरा आपका सोशल के सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मान लो आप देखो, इसमें वो करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डे आएगी, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो भी स्कीम्स हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इंडिया एंड इट्स यहाँ पे नेबरिंग कंट्री या नेबर जो कंट्री पड़ोसी देश उनके बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री एंड यहाँ पे जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन कल्चर पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, जनरल पॉलिसी एंड आपको क्या पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च जो हो रहा है, पीपुल इन न्यूज़, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो, उसके बाद आपको साइंस और आपको बुक एंड ऑथर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये पूरा आता है आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर। एक चीज ध्यान देना सर, जनरल अवेयरनेस जब पढ़ रहे हो ना, मतलब ये ध्यान देना कि आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट, जैसे मतलब क्या है कि आपका ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट डे पे जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट डे पे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। करंट अफेयर से भी 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताया जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट स्कीम से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से डिवाइड पहले से फिक्स भाई क्वेश्चन कहाँ से बनाया जाता है, इसलिए आपके रोहित सर जो है वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आपको डे पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ा दिया, फिर बुक एंड ऑथर, फिर इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन इकोनॉमिक, इस प्रकार से पूरा सब्जेक्ट वाइज हम लोग पढ़ाते हैं। इसके माध्यम से आपको पूरी जनरल अवेयरनेस कवर हो जाती है। समय देखो, अगर आप बोलोगे सर कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना समय चाहिए होता है पढ़ने के लिए, अगर आप सपोज दैट मान लीजिए कि आप लोग का अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल से आप लोग पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, अप्रैल से पढ़ना शुरू करते हो, आप मान लो अप्रैल पढ़ते हो, फिर मई पढ़ते हो,
फिर जून में भी आपको 5 से 10 दिन मिल जाता है। तो ये आपके लिए सफिशियंट टाइम होता है। मैक्सिमम आपको 60 दिन तो कम से कम आपको पढ़ना पड़ता है। अगर 60 दिन के समय आपके पास है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस आपको हम रिवाइज करवा देंगे 60 दिन के अंदर। लेकिन हाँ, 60 दिन में एक दिन भी अगर छोड़ दोगे ना तो वो एक दिन का सिलेबस तुम छोड़ दोगे, ठीक है। यानी एक दिन भी आपको नहीं छोड़ना है, पूरा 60 दिन अगर आप हमें देते हो तो पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा के दे दूंगा, ठीक है। पूरा सिलेबस आप समझ जाओगे, ठीक। चलो, तो ये जनरल अवेयरनेस आपने समझ लिया। इसके बाद बात कर लें सीट के बारे में। टोटल 120 सीटें हैं। कहाँ है ये? डीडीयू मेन कैंपस में है। बाकी एफिलिएटेड कॉलेज में भी सीटें हैं, लेकिन हम एफिलिएटेड कॉलेज की संबंधित कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें केवल तो केवल हम मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, जो कि 120 सीटें आपको मेन कैंपस में देखने को मिलती हैं, ठीक। चलिए अब फीस की बात कर लें तो फीस अप्रोक्स यहाँ पे 20,000 रुपीज आपको लगते हैं, यानी कि 20,000 रुपए आपको क्या लगते हैं, ये आपकी लगेंगी पर सेमेस्टर। किसमें? पर सेमेस्टर जो आपकी फीस लगने वाली है ये आपकी पर सेमेस्टर लगती है 20,000 रुपए, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि 500 से आपको क्या होगा 1,000 रुपए जो होंगे वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फीस एडमिशन फीस में इंक्लूड करके, ठीक है। बाकी अप्रोक्स आपका 20,000 रुपए ही आपका सेमेस्टर की फीस लगती है डीडीयू मेन कैंपस में, ठीक। चलो, तो क्या आप अब तक आपने देख लिया? अब तक आपने फीस देख लिया, सीट देख लिया, आपने क्या देख लिया? आपने पूरा सिलेबस देख लिया, सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, पैटर्न भी देख लिया आपने। साथ में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, इसमें 120 सीटें हैं, ठीक। लेकिन जो यहाँ फॉर्म अप्लाई होता है वो 7 से 8,000 फॉर्म जो होते हैं वो हर साल अप्लाई होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीशन बहुत ही अच्छा होता है बीए एलएलबी के लिए। खास करके लॉकडाउन के बाद देखा जाए, 2022 के बाद देखेंगे तो बीए एलएलबी का जो कोर्स है ना, बीए एलएलबी, ये कोर्स की जो डिमांड है ना ये लगातार बढ़ी है। यानी कि कभी आप देखोगे डीडीयू में बीए एलएलबी के लिए 2,000 3,000 फॉर्म अप्लाई होते थे, लेकिन आज जो इसकी डिमांड है, पिछली साल 2024 की हम बात कर रहे हैं तो 2024 में इसकी जो डिमांड है वो 8 से 9,000 तक फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे। और उम्मीद है इस बार आपका जो फॉर्म होगा वो 10,000 प्लस भी इस बार अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हर साल बीए एलएलबी की डिमांड बढ़ रही है। अब बच्चा कोई ये नहीं चाहता है चलो मैं बीए कर लेता हूँ, पहले बीए कर लूंगा या फिर ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उसके बाद एलएलबी करूंगा, फिर मैं लॉ में जाके वहाँ प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन अब बच्चा भाई अवेयर हो चुका है, पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं, समय कम लग रहा है, क्योंकि बीए मान लो 3 साल में बीए करोगे, 3 साल जाकर एलएलबी करोगे, तब तुम क्या होगे प्रैक्टिस में जाओगे, 6 साल हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ 5 साल अगर मान लो बीए एलएलबी कर रहे हो, 5 साल में तुम प्रैक्टिस करने बैठ जा रहे हो, है ना। तो इसलिए आपको बीए एलएलबी करने का आपको नॉलेज भी बीए और एलएलबी दोनों नॉलेज मिल जा रही है। इसलिए पेरेंट्स भी चाहते हैं कि लड़का बीए एलएलबी कर ले, और आजकल स्टूडेंट भी चाहते हैं बीए एलएलबी करके जल्दी से मैं लॉयर की डिग्री ले लूँ, ठीक है। चलो, इसलिए डिमांड इसकी जो हो रही है वो लगातार बढ़ रही है। इसके बाद हम जैसे बताएं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको ग्रेजुएशन जो मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका 12th होगा, ठीक। ठीक है, अगर आपने 12th में 45% मार्क, ठीक है, जनरल कैटेगरी 42% मार्क, ओबीसी और 40% मार्क एससी एसटी ने अगर लाया है तो आप बीए एलएलबी डीडीयू मेन कैंपस से कर सकते हो। मतलब ये बोला गया सर कि 12th में अगर जनरल का बच्चा है तो उसका 45% मार्क मिनिमम होना चाहिए, ओबीसी का 42% और 40% एससी एसटी का बच्चा अगर लाया है कम से कम तो बीए एलएलबी कर सकता है। अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो इससे ऊपर ही लाया होगा, मतलब 50% से ऊपर ही वो बच्चा होगा, क्योंकि अगर उसका पेरेंट्स 20,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो इस कोर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ने वाला होगा, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, परसेंटेज अच्छा होगा उसका, इसीलिए वो बीए एलएलबी के लिए आ रहा होगा, ठीक है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए, से आपको मन में डाउट ना हो कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप आ सकते हो, आप यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड किसी बोर्ड से हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक। चलो, इसके बाद सर आप पूछोगे सर कि एक बार बता दीजिए सर कि कैसे मैं प्रिपरेशन करूं, मैं बीए एलएलबी की तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करूं, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट होगा और किस प्रकार से मैं पढूं। देखो, सेल्फ स्टडी करनी है तो मैंने आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बुक लेके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है, बिना भटके, बिना यहाँ वहाँ कूदे, ठीक है, यहाँ आप तलाश करोगे सब्जेक्ट टॉपिक खोजोगे, टाइम बर्बाद होगा, तो आपका प्रिपरेशन में कमी रहेगी, अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप टारगेट गुरुकुल के साथ
आरंभ बैच के साथ अपने जो शुभारंभ है अपने एंट्रेंस एग्जाम का वो कर सकते हो। साथ में बता दें, अगर यहाँ पे BA LLB आपको करना है तो आपको पूरा, हम आपको क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, पूरा PYQ MCQ कराएंगे, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, डाउट ग्रुप आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, आपको मॉडल पेपर मिलेगा, और अनुभवी टीचर जो कि हर साल DDU एंट्रेंस एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर किए हैं, DDU एंट्रेंस एग्जाम बच्चों को गाइड करते हैं, उनके माध्यम से आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ ही में मैंने एप्लीकेशन पे आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया है। कैसे टेस्ट दोगे दिखा दूं मैं आपको। देखो, जब टारगेट बुक मोबाइल डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी आप करके सेव कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो DDU का BA LLB का जो फ्री टेस्ट है वो पब्लिक हो चुका है, विदाउट फ्री, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, आप कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, आप फ्री में टेस्ट दीजिए, देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में अभी कितनी तैयारी आपको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही में अगर बैच लेना है, आरंभ बैच लेना है, तो यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा बैच खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ जो भी बैच लेना है बाय नाउ पे क्लिक करके, यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो और इजीली अपने बैच में क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। और आप ही की तरह हर साल हजारों बच्चे टारगेट गुरुकुल के बैच के साथ पढ़ते हैं, विश्वास दिखाते हैं, और टारगेट गुरुकुल उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरता है और अपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो सिलेक्शन है वो देता है। साथ ही में कोई ऐसा कोर्स नहीं बचा है जिस कोर्स में पहली रैंक टारगेट गुरुकुल की ना हो, चाहे वो BA BCom BSc BBA BA LLB, कोई कोर्स ऐसा नहीं होगा जहाँ पे बच्चे की टॉप रैंक ना आई हो। यानी बच्चा यहाँ से पढ़ता है तो सिलेक्शन ही नहीं, टॉप रैंक भी लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैकल्टी, मतलब देखो एक एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सिलेबस क्या होगा, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरा सब कॉन्सेप्ट हम वीडियो क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, वीडियो क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी आपको सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF भी दे दिया जाता है। अब मुझे अपनी जो तैयारी उसको आकलन करने के लिए, उसको हमें फील करने के लिए हमें टेस्ट देना होता है कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, उसके लिए हमने आपको टेस्ट भी दे दिया है कि टेस्ट भी दे लो भाई, देख लो कि कितना आपकी तैयारी हुई है, कितनी अधूरी है, कितना आप तुम कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर तैयारी में कोई नंबर कम आ रहा है तो फिर से कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो, स्कोर आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी बैच में रहते हैं उनको हम बोलते हैं सर कि पेपर अगर 200 नंबर का तुम्हारा है तो तुम्हारा टारगेट कम से कम 170 प्लस का होना चाहिए, इससे कम का टारगेट आप रखोगे तो कोई मतलब नहीं है बैच के साथ जुड़ने का, हमारे साथ पढ़ाई करने का। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपके लिए समस्या होगी तो टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ होगा। ठीक है, BA LLB के साथ हमारे साथ तैयारी करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, और स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं, कोई ज़रूरत हो, कभी भी कोई भी आपको समस्या लग रही हो, तुरंत बिना सोचे कॉल करो, हमारी पूरी सपोर्ट टीम आपके लिए बैठी है। अगर हम यहाँ से सपोर्ट टीम रखे हैं, आपके लिए एप्लीकेशन बनवाया है, आपके लिए प्लेटफॉर्म बनवाया है, इसका भरपूर आप लाभ उठाइए, भरपूर आप पढ़ाई करिए। हम लोग के टाइम DDU एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई भी ऐसे टारगेट बिल्कुल नहीं था जिसके माध्यम से हम लोग हमें कोई गाइड कर पाए, हम पढ़ाई कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमेशा इसी प्रकार से टारगेट गुरुकुल आपके साथ रहेगा, आपके काउंसलिंग कट ऑफ, आपका एडमिशन करवा के ही आपको छोड़ने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।